अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज अली। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूरोपियन इकोनॉमिक प्रोग्राम के बारे में, मार्शल प्लान के बारे में और रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। इसमें कुछ मेजर टॉपिक्स हैं, हम बात करेंगे क्योंकि जैसे कि आपको पता है वर्ल्ड वॉर टू के बाद वर्ल्ड वॉर वन में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ ने एक इकोनॉमिक डिजास्टर उन्होंने फेस किया, लेकिन कुछ कंट्रीज वर्ल्ड वॉर वन से सबक सीखी और उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि उनको पता था कि जंग सिर्फ जो है वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, इसमें कोई फायदा नहीं होता, जान का भी नुकसान और माल का भी नुकसान। तो 1945 एक एंड था रोस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का हिस्ट्री में, और जिसकी वजह से अनप्रेसिडेंट डिस्ट्रक्शंस हुई और जिंदगियों का नुकसान हुआ। तकरीबन 25 सालों तक जो दुनिया थी या जो यूरोप था इन तीन चीज़ों पर जो है ना फॉलो कर रहा था। रिमार्केबल पीरियड था एक 25 सालों तक। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई गई इकोनॉमिक रिकवरी इन वेस्टर्न यूरोप, उसके बाद जो है वाइटल सपोर्ट मिली रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोपियन ट्रेड एंड रिकॉपरेशन को, और अलाइड ने सपोर्ट किया जर्मन इकोनॉमी को, जो है वो जर्मन इकोनॉमी को सपोर्ट किया अलाइड ने, ठीक है, रिवाइवल करने के लिए। तो इन कंट्रास्ट ईस्टर्न यूरोप could barely recover due to the demographic disaster from the war। तो जैसे कि आपको पता है कि इन्होंने जो कंट्रीज थी, ज्यादातर जितनी भी कंट्रीज थी यूरोप में, उन्होंने जर्मनी के अगेंस्ट वॉर की थी, लेकिन इनका वर्ल्ड वॉर टू के बाद इनका मकसद बन गया था कि सबसे पहले जर्मनी की इंडस्ट्रीज को जो है वो उनको रिवाइव करना है, क्योंकि जर्मन की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे यूरोप के लिए। तो वार जो थी तकरीबन 80 साल पहले स्टार्ट हुई थी, और when the German armored divisions हुई क्रॉस द ऑर्डर्स, और ये एंड हुआ सरेंडर पे। इन्होंने जर्मन की जो आर्मी थी उन्होंने सरेंडर एक्ट अबॉर्ड अ वारशिप इन टोक्यो बे, ठीक है। टोक्यो में एक एक्ट पास किया गया, सरेंडर एक्ट, और इन्होंने जर्मन की जो डिविजन्स थी, आर्म डिविजन्स थी, इन्होंने जो है यहाँ पर खत्म किया इस चीज को, ठीक है। तो एक तो ये वॉर्स था, बिल्कुल बहुत बुरा था सारी वॉर में से, और जिसको वॉर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, और जिसकी वजह से यूरोप को बहुत पीछे लेकर जाती है ये दोनों वॉर्स, ठीक है। तो इन वॉर्स में नाजी जर्मनी की जो स्ट्रगल होती है और जापान का जो इंपेरियलिज्म होता है ग्लोबल के लिए सुपरमेसी हासिल करने के लिए, ये भी खत्म हो जाती है। ह्यूमनिज्म खत्म हो जाती है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज यूरोप के जो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इसके साथ साथ ईस्ट का भी खत्म हो जाता है, और साउथ ईस्ट एशिया के भी जो हैं वो यूरोपियन इकोनॉमिक रिसोर्सेज बिल्कुल खत्म हो जाती है। छः सालों तक कार्नेज चलती है इनसैचुरेटेड, उसमें 600 मिलियन सोल्स होती हैं, जिसमें से 5 मिलियन जो हैं 660 मिलियन सोल्स, और उनमें से 6 मिलियन जो होते हैं वो जूस होते हैं, और मेजोरिटी जो कैजुअलिटीज होती हैं वो सोवियत यूनियन के सिटीजन होते हैं, चाइनीज सिटीजन होते हैं, जर्मन सिटीजन होते हैं, और जापान के सिटीजन होते हैं। अच्छा, टेंस ऑफ मिलियंस जो है वो उनको डिस्प्लेस किया गया और हॉन्टेड हुए बाय द ऑपरेशंस ऑफ वॉर। मैन जो लोगों को डर था वो बैटल का डर था, और वुमेन को जो डर था वो ह्यूमिलेशन का और अब्यूज का डर था, उनके एनिमीज से, उनके हस्बैंड से, वो हस्बैंड्स जो कि एक फ्रंट लाइन सर्विस से वापस आ रहे थे उनके घर में, या इस तरह से, ठीक है। वार खत्म होने के बाद इंडिपेंडेंट यूरोप जब वार खत्म हुई तो 12 मिलियन जर्मन्स जो थे वो हेल्ड एज अलाइड प्रिजनर्स ऑफ वार, ठीक है। उन्होंने अलाइड जो थे उन्होंने जर्मन्स के जो लोग थे उनको प्रिजनर्स ऑफ वार बना दिया था। 2 मिलियन जो थे वो कभी भी घर वापस नहीं लौटे, और उनमें से मिलियंस की तादाद में ऐसे बच्चे थे जो बगैर बाप के उनको बड़ा होना था वर्ल्ड वार टू के बाद। फायर पावर्स जो थी, इंडस्ट्रियल वेयरफेयर, और उन पर भी जो है, और एरियल बम्बार्डमेंट जो थी बहुत ज़्यादा हुई, जिनकी वजह से फिजिकल डिस्ट्रक्शंस हुई, और कुछ ही लोग उसको इमेजिन कर सकते हैं, एंड फ्यू इमेजिन कुड बी ओवरकम देयर लाइफ टाइम, ठीक है। और कुछ लोग जो है जिन्होंने वो इन चीज़ को एक्सपीरियंस किया वो से बता सकते हैं कि किस तरह का माहौल क्रिएट किया गया था, ठीक है। तो यूरोप था दैट यूरोप मोर प्रॉस्परस देन एवर वुड इमर्ज फ्रॉम द एपोकलिप्सी अस्टनिश द वर्ल्ड, ठीक है। तो यूरोप बिल्कुल ऐसा बन चुका था कि किसी को भी मतलब कोई लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि अब यूरोप किस तरह से इस एपोकलिप्सिस से जो है वो इमर्ज हो सकेगा दोबारा। तो बिल्कुल दुनिया जो है वो परेशान थी। मोस्ट इकोनॉमी जो थी वो शेटर्ड, बिल्कुल उनमें जो है ना ऐसे समझे कि बिल्कुल हिल चुकी थी, बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। बाय वॉर रिटर्न टू प्री वॉर लेवल्स ऑफ आउटपुट विद इन 5 years। 25 सालों तक the quarter century that followed would be engraved in collective memory as the most remarkable era of macroeconomic stability। तो ये जो 25 साल हैं ये बहुत ऐसे समझे कि रिमार्केबल एरा था
मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि इन्होंने कोशिश की कि हम इस इकोनॉमी को बिल्कुल स्टेबल करें यूरोप की, और सोशल प्रोग्रेस के लिए एक जो है ना एक रिमार्केबल पीरियड था इन द हिस्ट्री ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड इज द गोल्डन एज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और इसी 25 सालों को गोल्डन एज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहा जाता है यूरोप में, बोथ ईस्ट एंड वेस्ट में, ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो कंसेंसस था इज मोर रिसेंट हिस्टोग्राफी ऑफ पोस्ट वार यूरोप दैट द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ रिमेंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये एक हिस्टोग्राफी था जो कि पोस्ट वार के बाद, यूरोप के वार के बाद जो फाउंडेशन थी इकोनॉमिक लाइफ की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही और अक्रॉस द वेस्टर्न यूरोप। और जो कैजुअलिटीज़ थी वो ज़्यादा ऑफसेट, मतलब जो कैजुअलिटीज़ हो रही थी वो नेचुरल पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रही थी उससे भी ज़्यादा हो रही थी, और पोस्ट मास जो एग्रेशन माइग्रेशन देखी गई। ठीक है, वार के बाद जो बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुई बहुत ज़्यादा वो देखी गई। ठीक है, अब मटेरियल जो डैमेज हुआ, डिस्पाइट द स्केल ऑफ मटेरियल डैमेज, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, प्लांट्स सर्वाइव द वॉर रिमार्केबल इंटैक्ट। ठीक है, मटेरियल डैमेज के बावजूद भी, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के डैमेज के बावजूद भी जो प्लांट्स थे वो सर्वाइव्ड हुए, वो भी एक रिमार्केबल इंटैक्ट था। इवन के जर्मनी और इटली जो था वो ये दोनों टारगेट्स थे अलाइड स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग के। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जर्मनी में जब हिटलर था और इटली में जब मोसोलिनी था तो इन्हीं की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुई, तो ज्यादातर अलाइड जो फोर्सेस थी इन्होंने जर्मनी और इटली को टारगेट किया था। ठीक है, इंडस्ट्रियल फिक्स कैपिटल जो ग्रू हुआ 20 से और 30% रिस्पेक्टिवली तकरीबन 1936 से लेकर 1945 तक। ठीक है, इंडस्ट्रियल फिक्स्ड कैपिटल 20 से 30 तक। पावर जनरेटिंग जो कैपेसिटी थी वो भी बढ़ाई गई, लिटिल नीड, उनको रिपेयर की जो है वो थोड़ी नीड थी, लेकिन उनको भी बढ़ाया गया। अब जो टोटल चेंज था 6.3 था। आगे इस पे बात करते हैं। इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन थी उन्होंने जो है ना ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डिमोलेशन हुई उसकी वजह से थोड़ी बहुत जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वजह से थोड़ा बहुत फर्क देखने में आया, क्योंकि पार्टिकुलरली जो ब्रिजेस पे काम किया, रेलवे हब्स पे काम किया गया। ठीक है, बट जो मेंटेनेंस थी, कमांड इकोनॉमिक कंट्रोल्स की, वो लेबर मोबिलाइजेशंस थी, उसको बिल्कुल ही जो है वो एलिमिनेट किया गया। ठीक है, bottlenecks swiftly eliminated these bottlenecks and avoided the acute shortage that might have fueled social unrest and runaway inflation as had experienced at the end of World War I। ठीक है, तो कमांड कंट्रोल्स इकोनॉमी जो थी उनकी मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेबर मोबिलाइजेशंस जो है वो उनको एलिमिनेट किया गया स्विफ्टली, और बॉटल नेक्स, ठीक है, बॉटल नेक्स को अवॉइड किया गया। बॉटल नेक्स को कहते हैं मतलब रुकावट, तो ऐसी रुकावटें थी इनको जो है ना बिल्कुल अवॉइड किया गया, बिल्कुल एलिमिनेट किया गया, खत्म किया गया, ताकि जो शॉर्टेज हो फ्यूल की वो सोशल अनरेस्ट को फ्यूल ना कर दें। ठीक है, अगर किसी भी तरह की शॉर्टेज होती है, शॉर्टेज फेस करनी पड़ी है हमको, तो ये सोशल अनरेस्ट को फ्यूल कर सकती है और सोशल अनरेस्ट दोबारा आ सकता है और इन्फ्लेशन दोबारा जो है वो हमारे पास आ सकता है, क्योंकि इन्होंने यूरोप ने पहले ही वर्ल्ड वार 1 में इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया था। ठीक है, 1947 में इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन थी वो और ज़्यादा लेवल पर बढ़ाई गई। ठीक है, और विक्टोरियस पावर्स देखी गई नॉन ब्लैकेट इकोनॉमिक्स पे। इसके अलावा जो रिवाइवल जो था इकोनॉमिक ग्रोथ का वो कंटिन्यूड था। ठीक है, इन्होंने काम शुरू किया और इंस्टीट्यूशनल एंड जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को भी देखा गया, उसको भी कंट्रोल किया गया, रदर देन द लैक ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी की जो है ना कमी की वजह होते हुए भी इन्होंने जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स और इंस्टीट्यूशनल को जो फैक्टर्स थे उनको देखा और उनको भी जो है मेंटेन करते रहे ये यूरोपियंस। तो रिकंस्ट्रक्शन तो जी वेस्टर्न यूरोप की वो रिक्वायर्ड, उनके लिए जो ज़रूरी चीज़ थी वो कमांड इकोनॉमी को एबिलेट करना था, ख़त्म करना था, और जो प्राइसेस और वेजेस की जो लिबरलाइजेशन थी उसको ख़त्म करना था। डॉलर की जो शॉर्टेज थी उसको एलिमिनेट करना था, ताकि जो जितनी भी कंट्रीज हैं जो वार में आ गई, जिनको वार की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, वो डॉलर्स अनेबल कर सकें, डॉलर उनको मिल सके, ताकि वो गुड्स नेसेसरी जो कैपिटल जो नेसेसरी गुड्स हैं कैपिटल के वो इंपोर्ट कर सकें, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपनी फैक्ट्रीज को रीस्टॉक कर सकें। ठीक है, तो डॉलर बड़ी चीज़ है, उस वक्त भी थी, अब भी है। तो डॉलर को जो वो डॉलर कैसे समझे कि जो शॉर्टेज थी तो उसको एलिमिनेट किया गया। ठीक है, इसके अलावा यूरोपियन डिविजन्स ऑफ लेबर उसको भी रिस्टोर किया गया, और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन जो थी वो उन्होंने जर्मन क्वेश्चंस और जर्मन इंडस्ट्री की रीमोबिलाइजेशन की। ठीक है, रीमोबिलाइज कर दिया गया इस चीज़ को।
अब इसके अलावा अगर हम बात करें जो मार्शल प्लान था, मार्शल प्लान 1948 में पास किया गया और मार्शल प्लान बहुत इंपॉर्टेंट था और जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को मार्जिनलाइज किया और सेंट्रलिस्ट गवर्नमेंट्स को सपोर्ट किया बाय फॉर्जिंग अ वेस्टर्न अलायंस टू कंटेन सोवियत एक्सपेंशनिज्म। ठीक है, सोवियत, क्योंकि सोवियत एक्सपेंड करता जा रहा था तो सोवियत के एक्सपेंशनिज्म को कंटेन करने के लिए इन्होंने अलायंस को जो है वो फॉर्जिंग किया, वेस्टर्न अलायंस को, ठीक है, और सपोर्ट किया सेंट्रलिस्ट गवर्नमेंट को। और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थे इनके लिए वेस्ट जर्मनी था ऑन द इंटरनेशनल स्टेज and it is demonstrated a dramatic shift in allied policy toward German economic recovery, which until 1947 was inhibiting, and it offered sufficient compensation for leading the claimants on German reparation। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने बात की कि उन्होंने उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो जर्मन रिपेरेशन था, जर्मन की इकोनॉमी को मेंटेन करना, स्टेबल करना था। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा जो जर्मन डिफीट हुआ, जर्मन डिवाइड हुआ, लेकिन जर्मनी की जो रीबिल्डिंग थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जर्मन को रीबिल्ड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था यूरोप की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। अब वेस्ट जर्मनी जो था वो एक ही लार्जेस्ट मार्केट था, ठीक है, उस वक्त, और उसकी प्राइम जो एक्सपोर्टर्स थे वो गुड्स कैपिटल को एक्सपोर्ट कर रहे थे ऑन द कॉन्टिनेंट। और ये एक मार्शल प्लान का प्रीसाइज एम था जर्मन इंडस्ट्रीज को मोबिलाइज करना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था यूरोपियन रिकंस्ट्रक्शन के लिए। इट वाज द मोस्ट मोमेंटस टास्क, तो ये बहुत मोमेंटस टास्क था मार्शल प्लान का, यूरोप्स का, फॉर द वॉर एंड द पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड डिसलोकेटेड द जर्मन इकोनॉमी इन मोर वेज देन वन। ठीक है, तो ये जर्मन की जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज्यादा और तरीकों से देख रहे थे और उनको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। एयर वार जो थी वो डिस्ट्रॉयड, खत्म कर दी गई, और मोस्ट ऑफ द अर्बन हाउसिंग जो वो बिल्कुल खत्म कर दिए गए, और मिलियंस की तादाद में जो वो ट्रैप्ड हुए इन द रूरल हिंटरलैंड्स में विदाउट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही थी तो वो ज़्यादा उनको ट्रैप किया गया रूरल में। और अर्बन इंडस्ट्रीज जो थी वो उन पे वहाँ पर लेबर की शॉर्टेज आ गई जो थी। इनपुट और आउटपुट जो था जर्मन प्रोडक्शंस का, जो डिविजन्स ऑफ लेबर जर्मनी का, वो अनटाइड किया गया इनपुट और आउटपुट को, और लिंक किया गया वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स में, और बहुत से स्ट्रक्चरल एम्बेलेंसेस को जो है वो पीछे छोड़ दिया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑन बोथ साइड ऑफ द आयरन कर्टन, तो मार्केट को रिवाइव होते रहे, और ये जो डिसलोकेटिंग फोर्सेस थी वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल थी डिसअपॉइंटिंग प्रोडक्टिविटी को, परफॉर्मेंस ऑफ जर्मन इंडस्ट्री, एंड आल्सो फॉर द फेलिंग बिहाइंड ऑफ ईस्टर्न जर्मन इकोनॉमी इन द पोस्ट वॉर ईयर्स। ईस्ट जर्मनी इनहेरिटेड हाईली स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स। ईस्ट जर्मनी के पास हाईली इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स थे जिनमें बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज मौजूद थी ईस्ट जर्मनी में। ठीक है, which were now cut off from both their major suppliers of intermediate inputs and their largest market. What followed was an exodus of the both skilled labor and thousands of small and medium-sized firms. Economic reconstruction in West Germany lasted throughout the 1950s. तो वेस्ट जर्मनी की जो इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस थी वो तकरीबन 1950 तक रही, and propelled the rich chaffed asunder, while the damage the divisions of Germany had caused in the East was irreparable. ओके, इसके अलावा अगर हम और मज़ीद इस पे देखें तो रिकंस्ट्रक्शंस फॉर ड्राइविंग फोर्स थी बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ मिरेकल ऑफ पोस्ट वार यूरोप। तो जो पोस्ट वार यूरोप की जो ग्रोथ थी तो रिकंस्ट्रक्शन इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इंक्लूडिंग द अदर डिफीटेड पावर्स, जिसमें और भी डिफीटेड पावर्स शामिल थी, ऑस्ट्रिया, इटली, ग्रीस था, स्पेन था, जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा सिविल वॉर में। और जो रिकंस्ट्रक्शन ग्रोथ का जो रोल था इन द अर्ली पोस्ट वार पीरियड में वाज कंफर्म्ड इकोनॉमेट्रिकली बाय ड्यूमेक एंड टेमन, बट मोर रिसेंट इन्वेस्टिगेशन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट्स इम्पैक्ट डिड नॉट वैनिश अंटिल द एंड ऑफ द गोल्डन एज। तो इसके जो इम्पैक्ट हैं वो बिल्कुल अभी तक खत्म नहीं हुए जब तक गोल्डन एज खत्म नहीं हुआ। So these novel findings also reveal that the falling behind of Eastern Europe in the post-war era was not so much consequence of socialism. As a result of comparatively modest levels of investment and weak reconstruction dynamics, both in return can be best explained by the differential impacts of the war and the post-war settlement on population growth, which deprived Eastern Europe of the flexible labor supply that has been recognized as instrumental and in Western रिकंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, तो इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वेस्टर्न रिकंस्ट्रक्शंस की वो वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन की स्ट्रक्चरल देखी गई।
ईस्टर्न यूरोप में फ्लेक्सिबल लेबर की सप्लाई हुई और जो सेटलमेंट्स थी पोस्ट वार में और बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट नज़र में आया हमें वार के बाद। ठीक है, तो ये था जर्मन की जो है रिकवरी प्लान, यूरोप के रिकवरी प्लान। उन्होंने जो सबसे ज़्यादा जो फोकस किया वो जर्मन पर किया, ताकि जर्मन की जो इंडस्ट्रीज़ हैं अगर ये सेटल हो गई, स्टेबल हो गई, तो पूरा यूरोप सेटल हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। मार्शल प्लान में हम बात किया, मार्शल प्लान का सबसे अहम मकसद यही था जर्मन की इकनॉमी और रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन यूरोप आफ्टर द वर्ल्ड वार 2। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।